लेकिन बाजार में बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। रफ्तार आपको ब्रॉडर मार्केट्स में दिखाई पड़ेगी, फ्रंट लाइन इंडेक्स में नहीं दिखाई पड़ेगी, वो आज थोड़ा दायरे में था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी थी, खास तौर से मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में था, 1800 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे थे। और जो बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी वो आपको दिखाई पड़ेगी थोड़ी बहुत एग्रेसिवली बैंक्स में, लार्ज कैप बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में। लेकिन पीएसयू बैंक्स खरीदारी में थे, रेलवेज खरीदारी में थे, अदरवाइज खरीदारी थी इंडिसीज के फ्रंट पर। रियल्टी में थोड़ी सी आज प्रॉफिट टेकिंग थी, स्पेशली F&O साइड पर, गोदरेज ओबरॉय जैसे शेयरों में। लेकिन बाकी बढ़िया मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। रेलवेज तेजी में थे आज, शुगर तेजी में था, आईटी फ्लैट था। सुबह सिटी की रिपोर्ट है लेकिन बाजार ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अदरवाइज जो मार्केट का मोमेंटम है वो बहुत बढ़िया साइड पर अभी भी चल रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं, नए ऑल टाइम हाई पर अच्छे अच्छे शेयर हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, ईयर हाई पे IRCTC पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। सो इस तरह के शेयरों में मोमेंटम है और मार्केट उसी मोमेंटम को गैदर कर रहा है और कैरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो रहा आज का बाजार, इस पर अब और बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ और जो इवेंट्स हैं कल के लिए, जो खबरें अभी बाजार बंद होने के बाद आई, पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बाजार बंद होने के बाद जो खबरें आई पहले वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो देवयानी की जो सब्सिडरी है रेस्टोरेंट डेवलपमेंट, वो कंट्रोलिंग स्टेक खरीदेगी। यानी कि ये रेस्टोरेंट डेवलपमेंट थाईलैंड में 27 KFC के आउटलेट चलाता है, तो अभी ये थाईलैंड मार्केट में भी एक्सपैंड कर रहा है। तो देवयानी भी लेके ये खबर आई है। वेदांता में 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आया है, जो कि 4000 करोड़ रुपए कंपनी मेंशन करती है। इसमें 2600 करोड़ प्रमोटर है और बाकी सारा फंड्स एंड रिटेलर्स के पास जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक अपडेट वहां से आया है। तीन ब्लॉक होने हैं। पहला एक ब्लॉक होना है अपोलो टायर्स में, 850 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील है और करीब करीब 1650 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है ब्लॉक में, अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो अपोलो टायर इस लिहाज से आप नजर रखेंगे। केन्स टेक में QIP आएगा इस हफ्ते, KPI ग्रीन में QIP आएगा इस हफ्ते और JK टायर में QIP आएगा इस हफ्ते। तो ये 3 QIPs भी आ सकते हैं, इस लिहाज से आप इनके ऊपर नजर बना के रखेंगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा कुछ और खबरों में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में एक NCLT के खिलाफ छोटी सी अर्जी थी 10 करोड़ रुपए की, वो यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई पड़े। तो ये एक और अपडेट आ रहा है। ये 3-4 अपडेट जो कल बाजार बंद होने के बाद आज आए हैं। अब कल किन चीज़ों पे आप नज़र रखेंगे? सबसे पहले कल यूरोजोन के CPI के नंबर आएंगे, इस लिहाज से आप उस पर नज़र रखेंगे। बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कल एक मीटिंग होने वाली है, वहां से क्या आता है, ब्याज दरों में कटौती होती है तो इसका मतलब ट्रेंड शुरू हो गया है, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेंचर के नंबर आएंगे कल, तो एक्सेंचर के नंबर पूरा IT की टोन सेट करेंगे, स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज की। तो तमाम वो कंपनियां जो परसिस्टेंट, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं IT में, मेजरली BFSI स्पेस वाली, इन पर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा वेदांता की NCDs को लेके मीटिंग है, एक हो गई, अब एक और मीटिंग इनकी बाकी है। वो जिनको सामही होटल के IPO अलॉट हुए थे उनकी 11% का कल लॉक इन खुलने जा रहा है, तो थोड़ा फ्लोट वहां पे आ सकता है, वो लोग ध्यान रखेंगे। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो वोलेटाइल तो रहेगा ही फिन निफ्टी, इसलिए भी आप नजर रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग नंबर जो बाजार बंद होने के बाद आया है वो है FII का करीब 3570 करोड़ रुपए की खरीदारी का और DII का करीब करीब 553 करोड़ रुपए की खरीदारी का। तो ये 2 खरीदारी के नंबर और आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो इस लिहाज से भी आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। तो ये सारे वो आंकड़े हैं जो कि बाजार के लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनके ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मतलब क्योंकि यहाँ पे सवाल हर तरफ आते हैं, यूट्यूब पे भी आएंगे, फेसबुक पे भी आएंगे और इंस्टाग्राम पे भी आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला आया है TCS, जुबिलेंट फूड, गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF, पिक एनी वन। तो चिराग सर ये KBC नहीं है जहाँ पर पिक एनी वन होता है, आप अमंग 4 के सबसे अच्छे स्टॉक्स चुन रहे हो एंड यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन के ऊपर। आप मतलब लॉन्गर देन लाइफ टाइप अगर आपकी होल्डिंग समय रखना चाहते हो, देन अगेन TCS इज द बेस्ट फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ह्यूज टाइम अगर आपका है तो। मीडियम टाइम के लिए जाना चाहते हो देन गोदरेज प्रॉपर्टी एंड DLF इज बेटर। जुबिलेंट फूड नियर टर्म के लिए बेटर है। सो आप अपना चुनाव कर लो और उसके हिसाब से तय कर लो इनमें से कौन सी जगह पर आप फिट होते हो। बट कंपनियां कोई खराब नहीं है, आपके पास चारों में से जो भी अपने पोर्टफोलियो में जितने समय के बिल रख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाव वाइज सबसे कम चला है जुबिलेंट, इसलिए वो नियर टर्म में मोमेंटम ले सकता है, लेकिन DLF एंड गोदरेज की प्रॉपर्टी थोड़ी लंबी अवधि के लिए रहेगा एंड TCS इज स्टॉक टू ओन फॉर नेक्स्ट जनरेशन, तो उस हिसाब से आप उसको देखिएगा।
और हो सकता है बहुत ना चले, लेकिन वो बहुत स्लोली स्टेडी आपको परफॉर्मेंस देता रहेगा। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और संगीता जी का सवाल है, व्यू ऑन एक्सचेंज लेटेंट व्यू ब्रिटानिया, बेटर इज ब्रिटानिया। संगीता मैम, सबसे पहले इस ब्रिटानिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप ओन कर सकते हो, आप लेना चाहते हो ले सकते हो। निफ्टी कंपनियों में कुछ कंपनी जो सस्ती मिल रही है उनमें एक ये नाम आ रहा है, सो आप इसे देख सकते हो एफएमसीजी पैक में से। देन एक्सचेंज एंड लेटेंट में से लेटेंट इज बेटर। एक्सचेंज सोल्यूशंस, एक्सचेंजिंग सोल्यूशन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो लेटेंट इज बेटर, लेकिन वो भी मीडियम टर्म मोमेंटम के लिए, तो आप उनको वैसे देख लेना प्लीज़। वो क्योंकि अच्छी डिमांड ड्रोन एंड ऑल की है, इसलिए लेटेंट ज़्यादा बेटर चलेगा। लेकिन कैच यही है कि नंबर्स में के हिसाब से बहुत वैल्यूएशन महंगे हैं, सो वैल्यूएशन पार्ट महंगा है। ब्रिटानिया इज द चीपेस्ट वन। ओके, IRCTC, LIC, यस बैंक, टाटा पावर, GMR फॉर नेक्स्ट 2 year आई हैव ऑल दी स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो, योर व्यू प्लीज। सो सर, मेजर स्टॉक जो है ना, ये पब्लिकली सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक्स में से एक है। चाहे आप IRCTC की बात कर लो, चाहे आप LIC की बात कर लो, चाहे यस बैंक की बात कर लो, चाहे टाटा पावर एंड GMR की बात कर लो, तो सब के सब पब्लिकली मासिवली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक हैं। तो कोई भी बड़ा फॉल अगर आया मार्केट में तो ये बहुत सारे प्रोन है, तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रख के कोई काम करना, क्योंकि ये होल्डिंग वाइज अभी चल रहे हैं, मोमेंटम में है, तो आप इस्तेमाल ऐसे करना है इस मोमेंटम का कि अपनी कॉस्ट निकाल लो और बाकी आप कॉल लेना कोई भी। लेकिन पब्लिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक्स होते हैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उससे आप सब कॉल लीजिएगा। अपोलो टायर मीडियम टर्म, अपोलो टायर में अभी एक ब्लॉक होना ही है कल, तो कल ये ब्लॉक का इम्पैक्ट रहेगा, और ब्लॉक का ओवरहैंग अगर खत्म हो गया, क्योंकि कल प्रमोटर 2 बार उसमें ब्लॉक ले रहा है, एक हिस्सा तो है ही प्लस दूसरा हिस्सा भी ला रहा है, और वो 1600 करोड़ बना रहा है उसको। सो इतने बड़े ब्लॉक में अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कंसर्न हो सकता है कि इतनी बड़ी तेजी में प्रमोटर माल बेच रहा है, और ये कंसर्न होता है, प्रमोटर का माल बेचना इज ऑलवेज कंसर्न, कि क्यों ऐसा हुआ कि नियर टर्म में माल बेच रहा है। ठीक है, वो हो सकता है कल रिएक्ट ना करे, परसों रिएक्ट ना करे, लेकिन मीडियम टर्म के लिए वो कंसर्न हो जाता है, तो उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल जो बाकी अपने चैनल्स पे आ रहे हैं उनको भी देख लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो आया है हमारे पास, गौरव अरोड़ा साहब का सवाल है, ये बोरोसिल रिन्यूएबल होल्डिंग 2 years, व्यू ऑन इट्स फंडामेंटल। तो अरोड़ा साहब, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बेसिकली जो इनके ग्लासेस होते हैं, आप कैसे समझाऊं मैं, जो सोलर पैनल्स होता है जिसको इंपोर्ट मेजरली हम चाइना से करते हैं, उस सोलर पैनल के उपकरण बनाने में कंपनी कामकाज करती है। सोलर पैनल डायरेक्टली और उसके इक्विपमेंट्स, इनको बनाने में कंपनी कामकाज करती है। एक अच्छी यूनिक स्टोरी है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, बट एक ही चीज़ है कि इस एनर्जी की स्टोरी को बाजार ने बहुत हद तक भुना रखा है और बहुत हद तक तेजी दिखा रखी है, तभी ये मल्टी बैगर बना था। उस मल्टी बैगर बनने के बाद ये कंसोलिडेशन चला गया जहां आप एंटर कर गए, इसीलिए आप इतने समय से होल्ड कर रहे हो, ये चल नहीं रहा है क्योंकि कंसोलिडेशन में गया हुआ है। सो आप होल्ड कर रहे हो इतने टाइम से, तो होल्ड ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा वैल्यूएशन पार्ट महंगा है, वो विद टाइम एडजस्ट होगा। और स्टोरी अच्छी है, आगे चल के स्टोरी में दम भी दिख रहा है, बट यू हैव टू गिव सम मोर टाइम, तो उसके हिसाब से कॉल लेना। दो ये कंपनी वैसे अच्छी है, बट अगेन फंडामेंटल बहुत हद तक इसके डिस्काउंट कर रखे हैं मार्केट ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, और निफ्टी एंड निफ्टी बैंक टुमारो व्यू। तो स्माइल एवरीवेयर सर, एक ही चीज़ बोलूँगा कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स का जो नोट है वो सभी लेके चल रहे हैं, चाहे आज सुबह के 1 बजे के शो में हो और दोपहर 12 बजे के शो में हो, दोनों ही जानकारों ने ये बात बोली थी कि कोई भी नॉच ये कहता है कि आप कोई भी गिरावट दिखे आप उसमें खरीदारी कर सकते हो, हर गिरावट में आप ऐड करो उनको। लेकिन कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है, तो आप ये ध्यान रखना कि आज क्लोजिंग कैसी रहती है, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी है उससे ओपन क्यूज क्या मिलते हैं। अगर इंडेक्स गैप अप में खोल कर रखते हैं और होल्ड रहता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले सेकेंड हाफ में, लेकिन अगर बहुत नहीं देते हैं तो शायद लास्ट आवर में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आए। सो आपको इस तरह से इसको ड्राइव करना होगा। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन ओवरनाइट सिचुएशन में क्या डाउ के नंबर आते हैं, क्या गिफ्ट निफ्टी है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। 2-3 बड़े इवेंट है उनको भी ध्यान रखिएगा, और बाकी टोन अंडर टोन जो बाजार की हर फॉल में खरीदारी ही जानकार मानकर चल रहा है। ओके, वापस लौटते हैं कुछ और सवालों पर भी। होल्डिंग राकेश सर का सवाल है, हेलो सर, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन अवंती फीड्स होल्डिंग 200 शेयर फ्रॉम लास्ट 2 years एट 415। ये राकेश सर, एक 2 कंपनी ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है फीड के कारोबार में, जो कि ये मतलब कौन सा फील्ड रहता है उसको वर्ड भूल रहा हूँ, ये
वेंकीज का प्लेयर नहीं है डायरेक्ट, लेकिन ये कंपनी इज इनटू फीड्स ऑफ प्रॉन फीड्स है, कौन सा प्रॉन फीड्स है, टाइगर प्रॉन फीड्स में कंपनी कामकाज करती है। थाईलैंड में इनका बहुत बड़ा काम है। बट मतलब एक टाइम का मल्टीबैगर रहा है, एक टाइम का, अभी का नहीं। अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो तो आपको मल्टीबैगर दिखाई पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ये थोड़े कमोडिटी प्राइसेस इनके लिए अनस्टेबल होते हैं, तब ये लोग ज़्यादा इनके मार्जिन हिट होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल इनके लिए बेटर होना चाहिए। सो अभी तो आप बने रहो एंड कीप अ वॉच ओवर इट। नंबर्स के ऊपर ज़रा ध्यान रखना, स्टेबल नंबर अगर आते हैं तो शायद बाजार रिएक्शन दे। वैसे भी ये बहुत टाइम से चला नहीं, ये वेंकीज, SKMX वगैरह जो जितने भी नॉन वेज रिलेटेड स्टॉक हैं वो सब सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा चलते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और क्योंकि ये फीड में है, दे आर नॉट डायरेक्टली इनटू नॉन वेज। सो एक बार को श्रिम्प फीड में, हाँ याद आ गया, श्रिम्प फीड के अंदर ये कंपनी काम करती है। तो आप एक बार को अभी वेट करो एंड नंबर्स पे नज़र रखना, और इनको इनपुट कॉस्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा क्रूशियल रहेगा, उस पर भी कमेंट्री कंपनी क्या है उसको सुन लेना एक बार को। ओके आगे बढ़ते हैं। और RVNL एंड IRFC टारगेट नेक्स्ट 3 इयर्स। महेंद्र सर देखो, रेलवे की तेज़ी में ये सब स्टॉक 3-3 गुना हो चुके हैं, 2-2 गुना मिनिमम हो चुके हैं, 3-3 गुना मिनिमम हो चुके हैं। सो इस तरह की तेज़ी के बाद आप अब अगले 3 सालों के लिए इनको तलाश रहे हो। सो एक चीज़ होती है किसी कंपनी का फंडामेंटल, अभी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, सो फ्लो आ रहा है, शेयर भाग रहे हैं, बहुत सीधी सी गणित है, इसमें कुछ बहुत वो नहीं है कि क्योंकि फ्लो आ रहा है इसलिए हर चीज़ महंगी से महंगी भी खरीदी जा रही है। जिस दिन फ्लो थोड़ा कम हुआ, वो किसी वजह से हो सकता है, जिस दिन फ्लो कम हुआ, मान लीजिए एक ऐसा लेवल आ जाएगा जब बाजार महंगा हो जाएगा, डेट सस्ता हो जाएगा, या रियल स्टेट सस्ता हो जाएगा, या गोल्ड सस्ता हो जाएगा, उस दिन बाजार का फ्लो यहाँ से निकल के वहाँ चला जाएगा। ये ऐसा कोई ऐसी चीज़, पेरेनियल फ्लो कभी नहीं होता मार्केट्स में, हमेशा फ्लो मूव करता रहता है। सो जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये सारे शेयर जिनमें बहुत स्ट्रांग अप मूव आया है ये प्रॉफिट टेकिंग लेंगे। गलत भी नहीं है, लेना भी चाहिए इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, तभी वो और स्टेबल रहेंगे। लेकिन उस समय पर आपकी खरीदारी कहाँ है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा तब। सो मेरा ये सजेशन है कि अगले 3 साल के लिए अगर आप किसी भी रेलवे स्टॉक, PSU स्टॉक, या किसी बैंक, PSU बैंक जो चल चुके हैं बहुत, उनमें पैसा डाल के बैठे हो इस उम्मीद में कि वहाँ से मल्टीबैगर और हो जाएंगे, तो एक ही काम करो कि थोड़ा कैपिटल निकाल लो और फ्री के शेयरों को रख लो, ताकि मैं भी गलत होने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप गलत हो जाते हो तो आपका पैसा ही बच जाए। सो दोनों तरह की चीज़ आपके सामने है, आप इसका इस्तेमाल करो, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, बाकी शेयर जहाँ तक जाएँ, मतलब मेरे पास कोई ऐसा वो तो नहीं है कि मैं फ्यूचर देख के बता दूँ, बट सब कुछ डिपेंड करता है कंपनीज़ की अर्निंग के ऊपर, जो अभी अर्निंग से बहुत ऊपर जा चुके हैं। सो आप ऐसे समझो कि पहले REC PFC सस्ते थे, वो महंगे हो गए, फिर IREDA आया, वो उनसे महंगा हो गया, उनके सामने REC PFC सस्ते तो फिर उनको चलाना शुरू हो गए। सो महंगा और बहुत महंगे के बीच में कंपैरिजन चलने लग गया। सो कोई ना कोई लेवल आएगा जहाँ पर सब कुछ महंगा हो जाएगा, फिर वहाँ बाजार एडजस्ट करना शुरू करेगा, और बहुत रैशनल होता है मार्केट, तेज़ी में भी और मंदी में भी। वो उस समय भी वैल्यूएशन नहीं देखता और इस समय वैल्यूएशन नहीं देखेगा। सो ज़रा ध्यान संभल कर ही यहाँ पर अपनी कॉल लेना प्लीज़। ओके आगे बढ़ते हैं। सर भारतीय एयरटेल दिसंबर एंड तक कहाँ तक जा सकता है? तो गोविंदा सर, दिसंबर एंड इज ये रहा, मतलब नेक्स्ट वीक आप एक्सपायरी में खड़े होंगे। सो क्या ही बोलूँ, और वो भी आप जब जाओगे नेक्स्ट वीक में तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद पहुँचोगे। सो बहुत टाइम तो आपके पास है नहीं, और बहुत बड़े कोई ट्रिगर्स कंपनी के साथ अभी है नहीं। TDSAT की मीटिंग जो आज हो रही थी वो इंपॉर्टेंट था, और वहाँ पे भी इवेंट आ चुका है, वो पार्लियामेंट में जमा हो गया वो बिल, उस पर कोई भी आउटकम आता तो रिएक्शन अकॉर्डिंगली आएगा। सो भारतीय एयरटेल वैसे भी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है इस बारी, तो आप अभी अगर बने हुए हो लॉन्ग साइड पर तो बने रहो, अगर ऑप्शन लेके बैठे हो तो प्रीमियम वाइप आउट होने से पहले निकल जाना, ये आप ध्यान रखना इसमें। IDFC फर्स्ट आज BSE 100 में ऐड किया हुआ है, तो क्या स्टॉक प्राइस में कुछ इफेक्ट होगा एज आई एम होल्डिंग फ्रॉम 80? आज BSE 100 में ऐड हुआ है तो सर फ्लो आ गया उसकी वजह से, इसीलिए तो आज वो FI का नंबर इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फ्लो आ जाता है। और ये 1-2 दिन में मतलब एक मोमेंटम मिल सकता है आपको, क्योंकि IDFC फर्स्ट की इक्विटी इतनी बड़ी है तो वहाँ तो इजीली इतना बड़ा फ्लो एडजस्ट हो जाएगा। छोटी इक्विटी का स्टॉक होता तो फिर भी एक बार को फ्लो आता, लेकिन यहाँ तो बहुत रिएक्शन की उम्मीद आप मत लगाओ। तो ठीक है, आप बने हुए बने रहो। वैसे भी वो शर्मिला लास्ट वीक जुड़ी थी, उन्होंने बोला था कि IDFC फर्स्ट उनकी टॉप पिक है, सो आप बने रहो। उन्होंने 110-115 के शायद टारगेट दिए थे, या 130 के टारगेट दिए थे, लेकिन अदरवाइज आज के फ्लो की वजह से ऐसा कुछ मोमेंटम थोड़ा बहुत आना है तो वो हो चुका जो आना है, उतनी बड़ी कोई रिएक्शन नहीं आएगी। फ्लो बढ़ा है क्योंकि बेस बढ़ा है तो आराम से कंज्यूम कर लेती है इक्विटी। ओके वापस लौटते हैं और अब कुछ और सवाल भी ले लेता हूं जो कि फेसबुक पर आ रहे हैं मेरे पास। कहाँ चले गए सवाल?
Okay, हाँ. Sumit have bought Gandhar Oil and Ask Automotive recently and can hold for next 2 years. Is it good to hold? Please suggest alternate. तो वर्मा साहब, पहली चीज़, गंधार ऑयल क्योंकि प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, आस्क ऑटोमोटिव डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, तो आस्क इज़ अ सेफर बेट. बट अगेन 2 साल में इनको अपनी इक्विटी ऑफलोड करनी होगी. मतलब लिस्टिंग के 3 साल के अंदर 75% नाम मानना है, तो इक्विटी ऑफलोड करेंगे ही करेंगे. सो ये एक पार्ट को आप ध्यान रखिएगा. तो वो पार्ट ओवर हैंग है. 2 कंपनी अच्छी है बट ओवर हैंग, इनफैक्ट दोनों ही कंपनी अच्छी हैं बट ओवर हैंग रहेगा क्योंकि नया आईपीओ. और वैसे भी कभी भी आप 2 साल के लिए क्या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए कोई कंपनी लेना चाहते हैं तो आपको ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप वही कंपनी लिए जिनकी अभी आईपीओ आए हैं. बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके आईपीओ पुराने समय के आए हुए हैं, जो बहुत समय से लिस्ट हो चुकी हैं, जिन्होंने कोविड देख लिया, जिन्होंने नोटबंदी देख ली, जिन्होंने सरकारें बदलते देख ली, जिन्होंने मंदियाँ देख ली, उन्होंने अपना मेटल प्रूफ कर दिया विद टाइम. तो उनके अंदर खोने के लिए या समझने के लिए बहुत कुछ होता है. इनमें भी बहुत कुछ समझने के लिए है नहीं, तो इनके लिए 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह की सिचुएशन में कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होता है. तो आपका चुनाव ठीक है, लेकिन 2 साल के लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा जैसे ही पहले 2 क्वार्टर के नंबर आएंगे. आपका भी 2 साल का नज़रिया डगमगा जाएगा जैसे ही ऐसा कुछ आएगा तब. सो इसलिए ज़रा देख संभल के ही कॉल लिया करिए 2 साल के सिचुएशन के लिए जब आप कुछ लेते हैं. तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए कंपनियाँ ठीक ही हैं, बने रहो, ज़्यादा बेटर है. एक खबर और बताता हूँ कि 5 जनवरी को नेस्ले ने अपनी डेट डिसाइड कर दी स्टॉक स्प्लिट की. तो जो नेस्ले लेना चाह रहे हैं स्टॉक स्प्लिट के इंतज़ार में, या जिनके पास नेस्ले है, वो 5 जनवरी की तारीख को आप एडजस्ट होता हुआ देखेंगे. मतलब स्टॉक की डेट पर बोर्ड जो है वो विचार करेगा, तो आप उस लिए 5 जनवरी को याद रखना. ओके, जियोफिन टारगेट 2024. जोशी साहब, मतलब आई एम रेडी टू बी रॉन्ग. एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझना चाहता हूँ. 1.5 लाख करोड़ की ये कंपनी, 2 लाख करोड़ की कंपनी, और अभी तक के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि कंपनी अभी एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, नई कैपेसिटीज ऐड कर रही है, तो नंबर्स आने में समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है. 667 करोड़ की इक्विटी है की स्टॉक की, क्योंकि वो रिलायंस के रेप्लिका में इतनी बड़ी इक्विटी आई है. तो रिलायंस की इतनी इक्विटी, अगर ये शेयर आप जो अनुमान लगा रहे हो कि ये डबल हो जाएगा यहाँ से, या ज़्यादा सब लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, अगर डबल हो जाता है मान लेते हैं, तो 210 रुपये का शेयर है, 220 का शेयर 440 हो जाता है, तो जो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ की है, सीधे 4 लाख करोड़ की हो जाएगी. 4 लाख करोड़ की तो एशियन पेंट भी नहीं है अभी तक. तो 4 लाख करोड़ का मतलब टाइटन, एशियन पेंट्स, इन सबसे ऊपर एचयूएल के जस्ट नीचे कहीं आए खड़ा हो जाएगा. ये मार्केट कैप नंबर याद नहीं, लेकिन इधर ही कहीं होगा. सो इस तरह का अगर साइज हो जाएगा और विद द प्रॉफिट जो भी कंपनी में है, नहीं तो वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं हो जाएंगे. सो बेटर यही है कि बी रियलिस्टिक. मैं इतना मान सकता हूँ कि इसकी फेयर वैल्यू कहीं 215-220 के आसपास है, कंसीडरिंग प्रमोटर बाइंग, कंसीडरिंग रिलायंस का स्टेक, एंड कंसीडरिंग अगर रिलायंस चलता है तो इसका शेयर में अच्छा मूव आएगा क्योंकि रिलायंस का स्टेक है 6% इस कंपनी के पास. तो जैसे रिलायंस चलेगा ये भी चलना शुरू हो जाएगा, जो हो भी रहा है. सो लेकिन बाकी कोई बड़ी उम्मीद अगर आप लगा रहे हैं तो रिलायंस के नंबर पे लगाइए, रिलायंस पे लगाइए क्योंकि वो पेरेंट है, कंसो नंबर उसी में आएंगे. सो वहाँ ज़्यादा बड़े अपमूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं, कंसीडरिंग दोनों कंपनियों के एडजस्टमेंट्स. अंकुश साहब, दिल्ली मेरा घर है तो यहाँ के विंटर मुझे हमेशा से ही पसंद है. अच्छा, व्हाट इज योर व्यू ऑन अपार इंडस्ट्री, कैन इट बी बॉट एट करंट मार्केट प्राइस फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन? तो रावल साहब, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो बट नॉट एट वन गो. आप इसे 4 टाइम 5 टाइम के हिस्से में बांट लो अपनी बाइंग को, या 4 टाइम में बांट लो. 25% आज ले लो, 25% किसी फॉल में ले लो, 25% नेक्स्ट फॉल में ले लो. इसलिए क्योंकि एक तरफा चला है 2023 में और बड़ा मल्टीबैगर बनाया. लेने की वजह है वैल्यू सही है अभी भी, और प्रमोटर ठीक है, काम भाई ठीक है कंपनी का, और इक्विटी छोटी है, तो वो भी एक वजह है. अभी क्यों आईपीओ होकर चुका है 1000 करोड़ रुपए के आसपास का. सो केपेक्स बड़ा करेंगे आगे चल के, काम कर रही है कंपनी, इसलिए लग रहा है कि चलना चाहिए. इक्विटी छोटी इज़ बिगेस्ट ट्रिगर, लेकिन क्या चीज़ की चला बहुत है, इसलिए एक लॉट में आपको लेने की सलाह नहीं दूंगा. बेटर इसकी आप थोड़े थोड़े चंक्स में इसे खरीदें, और कोई फॉल मिले तब ऐड करें, और ज़्यादा तो SIP वे में ऐड करना इज़ द बेस्ट वे, सेफेस्ट वे. ओके, और आयशर मोटर, इज इट अ गुड परचेज? बेग साहब, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो देन इट्स अ गुड बाय. इवन बजाज ऑटो इज़ अ गुड बाय. 4 व्हीलर में M&M इज़ अ गुड बाय, बट डिपेंड, इट्स अ लॉन्ग टर्म होराइजन, तभी आप जाना. हीरो इज़ गुड, बट ये थोड़ा केसेस उनके ऊपर जो चल रहे हैं ओवर हैंग के, वो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर बेट हो जाएगा वो. आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और भी शामिल कर लेता हूँ. कहाँ गए सवाल? और जियोफिन पे हो गई बात. टाटा पावर होल्ड 5 ईयर. तो जेनिस सर, टाटा पावर
इज़ अ गुड कंपनी, बट अगेन वही बात है, इक्विटी साइज थोड़ा बड़ा है और थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सर कॉल जो आप ले रहे हो उसमें एक इसी का ध्यान रखना कि इक्विटी साइज बड़ा है। दो कंपनी अच्छी है टाटा ग्रुप में, अगर आप बनना चाहते हो, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। लॉन्ग टर्म रखते हो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नीचे मिले ऐड करना चाहो ऐड भी कर सकते हो, बट द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन यू एक्सपेक्टिंग मल्टीबैगर टाइप, तो ये ध्यान रखना कि 3,000 रुपये का शेयर था, स्प्लिट होने के बाद ये भाव आ रहा है। सो उस हिसाब से चला है। सो आप उस चीज़ को ध्यान रख कर ही कोई कॉल लेना। आप टाटा ग्रुप में कुछ सस्ता ढूंढ रहे हो तो टाटा केमिकल इज़ द चीपेस्ट। आप टाटा ग्रुप में कुछ और ढूंढ रहे हो जो थोड़ा रीजनेबली नीचे आ चुका है, टाटा कॉम इज़ बेटर। आप टाटा ग्रुप में लॉन्ग टर्म स्टोरी ढूंढ रहे हो, टीसीएस इज़ द बेस्ट। सो आपके पास हर तरह के ऑप्शन है। कुछ नीचे आए लेने पर ढूंढ रहे हो, टाटा टेक है। सो ऐसे ऑप्शंस ढेरों हैं, बट आप चॉइस उसके हिसाब से अपनी रखना। चलिए अब फिलहाल अब इतने ही। अच्छा एक और सवाल था, व्हाट इज़ द रीज़न, सुमित अनिल जी का सवाल है, सुमित जी ऑलवेज टॉक अबाउट कैपिटल प्रोटेक्शन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर सजेस्टिंग दिस एंड व्हाट इफ़ वी कैन अफोर्ड दिस रिस्क कंसीडरिंग हाई रिस्क रिवॉर्ड। अनिल जी देखो, हर आदमी आपके जैसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखता। कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोगों का पैसा लिमिटेड होता है, कुछ लोगों के पास लॉन्ग टर्म व्यू होता है, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं। तो सबके लिए कॉमन राय यही है कि कैपिटल सेव कर लो। अगर आपका एपेटाइट है तो आप मत सेव करो, आप अपने साथ बने रहो पैसे में। लेकिन 100 रुपये लगाकर किसी के 200 बनते हैं और 200 में से वो 100 रुपये निकाल लेता है और दोबारा 100 लगाता है और वो फिर 200 बन जाते हैं, तो आगे चल के उसके बाद 300 है। क्या पता उसके पूरे 200 ही लगे रह जाते हैं, 100 लगे रह जाते, वो 200 के बाद वापस 100 आ जाता। तो अब उसके पास सेफ है, फिर भी 200 है। तो इस तरह का एप्रिसिएशन हमेशा रहता है। लॉन्ग टर्म स्टोरी आप ऐसे ही बिल्ड कर सकते हो। कैपिटल मार्केट में बने रहना और कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहना, बार बार प्रोटेक्ट करते रहो। 20 रुपया बनाओ लेकिन प्रोटेक्ट करते रहो। सो उससे फायदा होता है, आपके पास एक ऐसा समय आ जाएगा कि बहुत बड़ा चंक फ्री के शेयरों का रखा होगा और उनसे फ्री का डिविडेंड भी आता रहेगा। सो ये उनके लिए अच्छा है जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को सेव कर रहे हैं। कुछ लोगों के एपेटाइट होता है, उनको लगता है मुझे डिलीवरी लेनी ही नहीं, इंट्राडे करना है। कुछ लोगों का होता है कि उन्हें सिर्फ एफ&ओ में काम करना है। कुछ लोगों को लगता है हम सिर्फ शॉर्ट ही करेंगे। तो बाजार में सबके अपने तरीके हैं। ये एक तरीका जो मिड वे है, आप इसको फॉलो करके शायद पैसा बचा लो। मैं पैसा बनाना पे ज़्यादा फोकस से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पैसा बचाना। बन तो जाएगा ही, बस बचा लो पहले। कैपिटल प्रोटेक्ट रहा, कई साल इक्विटी में रहे, पैसा अपने आप बन जाएगा, उसकी टेंशन नहीं। बस कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो अपना, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए सलाह देता हूँ। बाकी सबके हिसाब से अपनी अपनी राय आप लोग लेते ही हैं, और हर बार की तरह यही बोलूँगा कि अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर ही आप कोई भी फैसला लीजिएगा। सीमित जानकारी में जो जानकारी मेरे पास है मैं वो शेयर कर देता हूँ। चलिए फिलहाल अब इसको यहीं समेटेंगे इस कार्यक्रम को, और कोई भी फीडबैक हो तो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। आपसे मुलाकात होगी अब कल शो में भी, दिन में भी, 3:30 बजे भी, 5:30 बजे भी। और आप CNBC आवाज़ पर इस समय अपने सवाल भेज सकते हैं, 3:30 बजे भी भेज सकते हैं, वहाँ पर भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।